हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, द स्टोन एज एंड अर्लीस्ट सोसाइटीज। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। और उसके बाद पैलियोलिथिक एज को भी हम लोगों ने 3 हिस्से में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड वन इज मिडिल पैलियोलिथिक एज और थर्ड वन इज अपर पैलियोलिथिक एज। और आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट मतलब स्टोन एज को जो 3 हिस्से में भाग किया गया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इनमें से जो सेकेंड पार्ट है मेसोलिथिक एज, वो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। द मेसोलिथिक एज। द मेसोलिथिक एज स्टार्टेड अराउंड 10,000 BCE एंड एंडेड अराउंड 8,000 BCE। जिससे हर एक एज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। वैसे मेसोलिथिक एज का भी पहले ही लाइन पे क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ है 10,000 BCE में और एंड हुआ है around 8,000 BCE. The climate changed and become dry and warm. तो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है कि पैलियोलिथिक एज का जो लास्ट पार्ट था, अपर पैलियोलिथिक एज, तब वेदर चेंज होना शुरू हो गया और आइस एज खत्म होने लगा था। तो मेसोलिथिक एज में गर्मी था। Humans of this age developed small, sharp-pointed stone tools called microliths. तो इस वक्त ह्यूमंस इंसान क्या करने लगे, छोटा शार्प पॉइंटेड वाला जो टूल्स है वो यूज करना चालू कर दिया। इन टूल्स या हथियार को कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट, वंडरफुल टू नो, माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक छोटा नागपुर इन झारखंड and also on the banks of the river Ganga between Gazipur and Varanasi in उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया में ये माइक्रोलिथ्स कहाँ कहाँ मिले हैं। तो एक तो ये मिले हैं झारखंड में छोटा नागपुर एरिया में, और दूसरा ये मिले हैं कहाँ, बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। कहाँ पर है ये, गाजीपुर एंड वाराणसी के बीच में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यूपी, झारखंड, इन सब एरिया का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है। तो इन दोनों जगहों में ये माइक्रोलिथ्स मिले हैं। बैंक्स ऑफ रिवर, उम्मीद करते हुए इस चीज़ का मीनिंग आप लोगों को पता है, फिर भी बता देती हूँ। बैंक्स ऑफ रिवर का मतलब है कि गंगा के या फिर रिवर के साइड का जो एरिया है, ऊपर तक का जिसको कहा जाता है, वो वाला एरिया। साइड में एक पिक्चर भी है जहाँ पर बहुत सारे माइक्रोलिथ्स के पिक्चर्स हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे नियोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 8,000 BCE टिल अबाउट 4,000 BCE। तो नियोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ था, 8,000 BCE में, और कब खत्म हुआ, 4,000 BCE में। The tools of this new stone age were more advanced than earlier age tools, much sharper than the tools of Mesolithic age per period। तो ऑब्वियसली इंसान आगे बढ़ रहे हैं, वो एडवांस हो रहे हैं, तो आगे जितना बढ़ रहे हैं तो टूल्स जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एडवांस होता जा रहा है। पत्थर का ही टूल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बट पहले की एज से ज़्यादा शार्पर हो रहा है वो। They sparkled due to polishing technique used over them। तो ये टूल्स क्या हो रहे हैं, ग्लेजी हो रहे हैं, बिकॉज ये लोग पॉलिश करना सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे स्किल बढ़ रहे हैं और वो टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिए हैं, और जिस वजह से ये टूल्स जो है वो स्पार्कल कर रहे हैं। टूल्स ऑफ दिस पीरियड वेर एक्सेस, सिकल्स, स्पेयर्स एंड एरो हेड्स। तो इस एज के लोग एक्सेस, सिकल, स्पेयर, एरो हेड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जानते थे। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। Tools belonging to the 3 Stone Age periods were found in many places। तो ये तीनों एजेस के जो टूल्स है वो काफ़ी जगह में मिले हैं। Stone was easily available at that time, therefore most of the tools were made of stone। तो इस वक्त स्टोन बहुत ही ईजिली अवेलेबल था हर जगह,
तो इसीलिए वो लोग स्टोन का ही टूल यूज़ करते थे। अर्ली टूल्स वर मेड फ्रॉम क्रूड स्टोन एंड वर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नीड्स। तो अर्ली एज में इंसान क्या करते थे? क्रूड स्टोन का इस्तेमाल करते थे। क्रूड स्टोन क्या है? क्रूड का मतलब होता है औषधित, मतलब जो प्यूरिफाई अभी तक नहीं किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्रूड ऑयल होता है, तो ये क्रूड स्टोन है। लेटर दे डिस्कवर्ड फ्लिंट, अ टाइप ऑफ स्टोन, एंड यूज्ड इट फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। तो इसके बाद इंसान क्या डिस्कवर किए? फ्लिंट, ये वन टाइप ऑफ स्टोन है जिससे कि वो लोग कई तरह के टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे। अभी फ्लिंट का मतलब क्या है? फ्लिंट पत्थर मतलब जो चकमक पत्थर होता है या फिर चकमकी पत्थर जो होता है जिससे कि आग लगाया जाता है। तो ये स्टोन भी ये लोग अभी डिस्कवर कर चुके थे। फ्लिंट हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़। इट कैन चिप इजीली एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो ये जो फ्लिंट पत्थर है इसके कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। वो ये है कि इसको बहुत आसानी से चिप किया जा सकता है, मतलब तोड़ा जा सकता है, जैसे हम चाहे वैसे, जैसा हम शेप देना चाहे वैसा शेप के हम इसको बना सकते हैं। तो हमने पत्थर के बारे में जाना कि दो टाइप के पत्थर होते हैं और ये दोनों टाइप के पत्थर जो अर्ली ह्यूमंस थे या फिर आदिम मानव थे वो लोग इनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख चुके थे। स्मॉल एंड बिग स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। तो छोटे बड़े हर एक साइज का स्टोन ये लोग वेपन बनाने के काम पे लगाते थे। एक्स हेड, हैमर एंड चॉपर्स वर मेड फ्रॉम बिग स्टोन्स। तो जो बड़े स्टोन थे उस स्टोन से एक्स हेड, हैमर एंड चॉपर ये लोग बनाते थे। द एक्स हेड वॉज टाइड टू अ स्टिक विच मेड इट अ मोर एफिशिएंट टूल। तो एक्स हेड को ये लोग एक स्टिक से बांध देते थे जिससे कि ये बहुत अच्छा एक वेपन बन जाता था। नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स वर मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। तो छोटे पत्थर से ये आदिम मानव क्या बनाते थे? एरोज और स्पीयर्स, जिससे कि ये लोग एनिमल को हंट करते थे या फिर शिकार करते थे। टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, तो कैसे ये टूल्स बनाते थे? द स्टोन टूल्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स। तो दो तरीके होते थे इसके। तो पहला क्या है? स्टोन ऑन स्टोन। इन दिस मेथड वन हैंड ऑफ द टूल मेकर firmly held the stone or core from which the tool was to be made. With the other hand, another stone was used as a hammer. तो जिस पत्थर से टूल बनाना है वो एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ में एक दूसरा पत्थर लेना है जिससे कि हैमर की तरह उस पत्थर के ऊपर मारना है। This hammer stone was used to strike off flame from the core stone till the required shape and size were obtained. और जिस पत्थर को हैमर की तरह यूज़ किया जाता है वो तब तक मारा जाता है उस पर जब तक कि वो शेप आ ना जाए और टूल बन ना जाए। इस पिक्चर में देखिए अच्छे से ये समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे हैमर स्टोन से दूसरे स्टोन को, मतलब कोर स्टोन को मारा जा रहा है। और तब तक इसको पीटा जाएगा जब तक कि आपका मनपसंद टूल ये हमारे जो आदिम मानव है वो बना नहीं लेते। पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े अलग हो रहे हैं इसको फ्लेक बोला जा रहा है। तो हम लोग इस पिक्चर से अच्छे से समझ गए कि कैसे हैमर स्टोन से दूसरा टूल हम लोग बना रहे हैं दूसरे पत्थर से। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस, प्रेशर फ्लेकिंग। इन दिस मेथड द कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म ग्राउंड और सरफेस। तो इस प्रोसेस में पत्थर को ग्राउंड में रखा जा रहा है। द हैमर स्टोन वाज प्लेस्ड on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. तो इस प्रोसेस में कोर स्टोन के ऊपर हैमर स्टोन को रखा जाता है। हैमर स्टोन को कोर स्टोन या फिर बोन के ऊपर रखा जाता है जिस शेप का चाहिए और फिर साइड से इसका फ्लेक निकाला जाता है। फ्लेक का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा। तो जिस शेप का चाहिए वो शेप निकालने के लिए साइड से थोड़ा थोड़ा पत्थर का टुकड़ा तोड़ के अलग करना पड़ता है। तो द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल। इस लाइन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। तो पहले हैमर स्टोन को बिठाया जा रहा है कहाँ पर?
पीस ऑफ स्टोन या फिर पीस ऑफ बोन के ऊपर, और फिर जिस पत्थर को शेप दिया जाएगा उसके फ्लेक्स धीरे धीरे अलग किया जाता है और टूल को शेप दिया जाता है। Uses of stone. The stone tools were used to dig the ground, hunt animal and skin them, cut trees, scrape the barks of trees, chop meat, fruit and wood, and to stitch animal skins for making cloths. तो ये जो स्टोन टूल्स है वो किस किस काम में आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आदिम मानव या फिर एंशियंट पीपल जो भी काम करते थे सब स्टोन से ही करते थे, जैसे खुदाई करना, शिकार करना, और फिर शिकार का स्किन जो है वो अलग करना, फिर फ्रूट्स वूड सब कुछ काटना, चॉप करना, सब कुछ ये लोग पत्थर से ही करते थे। यहाँ पर 2 मल्टीपल चॉइस है, अगर कर सकते हो तो करके ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। रॉक पेंटिंग. Early humans lived in caves and they decorated them with paintings on the walls. तो अर्ली ह्यूमंस जिस केव में रहते थे उस केव के वॉल को पेंट करते थे, मतलब डेकोरेशन करते थे। जैसे हम लोग भी हमारे घर डेकोरेट करते थे काफ़ी चीज़ों से, फ्लावर वास से। तो उन लोगों के पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो लोग पेंटिंग करके अपना रहने की जगह जो है वो डेकोरेट करते थे। दिस ड्राइंग वेयर ऑफ रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन्स, बियर्स, स्टैग्स एंड हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर जो जो एनिमल्स का नाम है, तो इन सब एनिमल को वो लोग ड्रॉ करते थे उनके केव के वॉल पर। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऊचे कलर्स आर यूज्ड इन द पेंटिंग। तो अर्ली ह्यूमंस इन सब कलर्स का यूज़ करते थे। मैंने वीडियो में कुछ केव पेंटिंग्स के एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पिक्चर्स कैसे दिखते थे। पहला 2 पिक्चर हंटिंग का है, और ये पिक्चर के बाद जो 2 पिक्चर आएगा वो सब एनिमल्स के पिक्चर है। These paintings also show man hunting either in groups or alone, riding, woman grinding and preparing food and dancing. तो किस किस चीज़ का ये केव पेंटिंग होता था, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। और हंटिंग का पिक्चर तो आप लोग देख ही चुके हैं वीडियो में। Environmental changes. As discussed earlier, the climate of the world changed around 1200 years ago. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ था अर्थ का। इट बिकम वार्म फ्रॉम कोल्ड, ठंड से गर्म हुआ था। ड्यू टू दिस चेंज ग्रासलैंड्स डेवलप्ड। तो क्लाइमेट की ये चेंज की वजह से क्या हुआ है, ग्रासलैंड डेवलप हुआ है। दिस डेवलपमेंट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो ग्रास के ऊपर डिपेंड करके जो एनिमल जीते थे उनके नंबर्स भी बढ़ने लगे। Hunters of these animals also followed them. तो इन एनिमल्स को जो लोग शिकार करते हैं वो भी इन लोगों को फॉलो करने लगे। They learned about their breeding seasons and food habits. Slowly people started thinking about rearing these animals themselves. तो इंसान क्या करने लगे, इन एनिमल्स के ब्रीडिंग सीजन को और फूड हैबिट्स को जानने लगे, और रेयरिंग के बारे में भी ये लोग सोचने लग गए थे। और रेयरिंग का मतलब होता है पालना, एनिमल्स को पालना। ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल ग्रेन बियरिंग grasses including rice, barley and wheat grew naturally in different parts of the subcontinent. तो इस वक्त काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने लगे नेचुरली। यहाँ पर राइस, बर्ली, ग्रासेस, डिफरेंट टाइप्स के ग्रासेस उगने लगे हैं अपने आप। Early humans collected these grains and used them as food. तो अर्ली ह्यूमन ये सब कलेक्ट करने लगे और खाने में इस्तेमाल करने लगे। They learned their cycle when they ripened and where they grew. तो अर्ली ह्यूमन ये भी सीखने लगे कि कब ये ग्रेन्स पकते हैं और कहाँ पर ये उगते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस ऐसे ही धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगे। नाउ केस स्टडी। हंगशकी एंड बेजविल वैली इन द डेक्कन हैव सेवरल स्टोन एज साइट्स। तो इस जगह पे काफ़ी स्टोन एज के साइट्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर
अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स, ज़्यादातर अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स ही है। A large number of finished and unfinished tools have been found here. तो बहुत सारा finished and unfinished tool यहाँ पर मिला है। This shows that early humans lived here for a long time and the sites were probably habitation as well as factory sites. तो ये जो finished और unfinished tool हम लोगों को मिला है इन sites से, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि early human इस जगह पे काफ़ी दिनों तक रहे थे एंड और हो सकता है ये जगह उन लोगों का कारखाना था, फैक्ट्री था। Those tools were made from limestone which was locally available. तो ये जो टूल्स मिले हैं तो वो ज़्यादातर लाइमस्टोन के बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पर लाइमस्टोन ज़्यादा मिलता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरेशन दैट टाइम, तो इस वक्त में वर्ल्ड के दूसरे जगह पे क्या हो रहा था? Rock paintings were also discovered elsewhere in the world. For example, in France, historians believe that such paintings were made between 20,000 and 10,000 years ago. तो अर्थ के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था इस वक्त? दूसरे हिस्सों में भी ऐसे पेंटिंग मिले हैं जैसे कि फ्रांस में मिले हैं। कब? 20,000 साल पहले या 10,000 साल पहले। The ingredients of the color were mainly minerals like ओका और आयरन ओर एंड चारकोल। तो वहाँ पर भी ये सब इंग्रेडिएंट्स है, वो लोग वॉल पेंटिंग या फिर केव में पेंटिंग करते थे। द सब्जेक्ट ऑफ दिस पेंटिंग वर एनिमल्स लाइक बाइसन, ऊली राइनोसरस, रेनडियर एंड सो ऑन। तो वो लोग ये सब एनिमल्स का पेंटिंग बनाते थे। It is believed that these rock paintings were perhaps created on ceremonies for special rituals or perhaps by hunters before they went for hunting. तो ये माना जाता है कि ये सब पेंटिंग तब किया जाता था जब कोई फंक्शन रहता था या फिर कोई रिचुअल्स का पार्ट था ये सब, या फिर हंटर्स जब हंटिंग करने जाते थे उससे पहले ये पेंटिंग करके उसके बाद वो लोग हंटिंग में निकलते थे। तो अर्ली ह्यूमन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया इस चैप्टर में। तो बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।